Hello guys and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 90 डेज की रिविजन for your physics class 12 CBSE board exam, and today we are on the day 8, and today we will be doing questions which you do not have to skip for your 2025 board exam. तो आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और हम जो है वो धीरे धीरे लेवल जो है क्वेश्चंस का बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, कल जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं, बट इट्स ओके, ठीक है। कई बारी हम लोग एक दिन का ब्रेक जो है वो ले सकते हैं, डेफिनेटली अपने लिए फाइन। बट हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट एक दिन में मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी और आप उन 2 वीडियोस को आराम से देख सकते हैं, जिसके अंदर वीडियोस की लेंथ जो है वो ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो उससे आपके ऊपर भी जो है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, एंड हम इजिली अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी बहुत खामियां होती है, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है दैट यू आर वेरी बिजी और आप जो है आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। वो चीज जो आपने प्लान करी है आज के दिन पे वो आज के दिन करने के लिए वो आप नहीं कर पाते हो, बट इट डजेंट मीन कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है एक बार अगर हमने स्किप कर दिया तो हम आगे की सारी क्लासेस को स्किप करते जाएंगे अपना हार्ट ब्रेक कर कर। नो, वी हैव टू कम बैक मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। Okay, so let's start the question number one. Okay, so the question number one over here, you have, okay, the question number one, an object is placed 30 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeters. Fine. तो हमें जो है क्वेश्चन में मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर है आपके पास, आपको बताया है ऑब्जेक्ट उस कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर दे रखा है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कॉनकेव मिरर का दे रखा है 40 सेंटीमीटर्स, एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट the position of the image, which means you have to find the image distance, which is denoted by v, and the second you have to find what will be the magnification of the image. Fine. तो अब जो बच्चे डे वन से मेरे साथ हैं, जो डे वन से 90 डेज रिविजन को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये चीज पता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है एंड यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक है। ये जो है वो हमारा सक्सेसफुल होने का मंत्रा है, ये हमारा मंत्रा है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, ठीक है। अगर आप वीडियो को पॉज कर कर ट्राई नहीं करोगे, देन जो आपको बेनिफिट इन वीडियोस को देखने से मिलना चाहिए वो बेनिफिट जो है वो आपका कम हो जाएगा, एटलीस्ट 20% कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप सब बच्चे जो है वो क्वेश्चन को ट्राई कर कर आ गए हो, एंड द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें आर दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। क्या मैं कैपिटल आर से लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ निकाल लूंगी? यस मैम। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 है तो फोकल लेंथ जो है वो मैम क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक हमने बात करी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के मैग्नीट्यूड की, बट अभी इसके अंदर क्या कमी है, अभी इसके अंदर एक कमी है, जो कमी है साइन कॉन्वेंशन की। तो जल्दी से एक बारी साइन कॉन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स को साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे, वरना बहुत जो है आपको लास्ट में प्रॉब्लम आने वाली है जब आप रिवीजन करोगे। अब साइन कॉन्वेंशन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा मिरर का पोल है उसको हम लोग अपना ओरिजिन मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये मिरर जो है वो कॉनकेव भी हो सकता है, ये मिरर जो है वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट हम मान लेते हैं ये जो है वो मिरर का क्या है, पोल है। यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में जाते हैं,
एक्स एक्सिस अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, दैट डिस्टेंस यू हैव टू टेक पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसके ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट तरफ क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है। तो अगर आप टी से माइनस एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उसका जो आपको क्या लेनी है, साइन लेना है, उसका वो लेना है नेगेटिव। उस डिस्टेंस का जो साइन है वो नेगेटिव होगा। चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्लस एक्स की तरफ जा रहे हो तो आप पॉजिटिव लोगे उसको, अगर आप माइनस एक्स की तरफ जा रहे हो तो आप उसको नेगेटिव लोगे, ठीक है। सिमिलरली मुझे पता है जो ये एक्सिस है वो प्लस वाई एक्सिस है। तो अगर आप यहां से ऊपर जा रहे हो, अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप उसको लोगे पॉजिटिव। और अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नीचे जा रहे हो, माइनस वाई एक्सिस में जा रहे हो, तो आप उसको लोगे नेगेटिव। तो जैसे आप ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इतना आसान है साइन कॉन्वेंशन को लर्न करना। अगर आप प्लस एक्स में जा रहे हो तो पॉजिटिव, माइनस एक्स में जा रहे हो तो नेगेटिव, प्लस वाई में जा रहे हो तो पॉजिटिव, और माइनस वाई में जा रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है। इससे आसान तरीका साइन कॉन्वेंशन लर्न करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं। हमें पता है जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो इस तरीके से होता है, राइट। और अगर मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना है तो हम देखते हैं ये सर्कल कहाँ कंप्लीट कर रहा है, ऐसे सर्कल कंप्लीट कर रहा है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या है, हमारा फोकस, ठीक है। तो अब पोल से फोकस, फोकल लेंथ देखने के लिए मैं पोल से फोकस की लेंथ देखने के लिए कहाँ जा रही हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही हूँ। तो एक कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपकी कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। और जब भी आपको एक मिरर से इमेज देखनी है, तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के फ्रंट में रखते हो, राइट। तो आप यहाँ पे कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखते हो। तो ऑब्जेक्ट को आप क्योंकि कहाँ रख रहे हो, मिरर के फ्रंट में रख रहे हो, अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है तो भी मुझे क्या करना है, पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव। इतना आसान है साइन कन्वेंशन देखना। तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हो जाएगा नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है v। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज करा है साइन कॉन्वेंशन का। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों, वो हम कर रहे हैं मिरर फॉर्म, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या बताता है हमें, मिरर फॉर्मूला टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस फॉर अ मिरर, ठीक है। और ये जो मिरर फॉर्मूला है वो दोनों के लिए वैलिड होता है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। जल्दी से देखते हैं क्या होता है मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आपको v निकालना है, f हमें गिवन है, जल्दी से इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फोकस, फोकल लेंथ कितनी है, -20। v तो हमें फाइंड करना है, और u कितना है, -30। तो -1/30, इसको इधर ले जाएंगे। 1/30 -1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेते हैं जल्दी से। क्या आ जाएगा एलसीएम में, हमारे पास 60 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 1/v विच इज इक्वल टू -1/60। तो जो v आ रहा है आपका इस केस में, दैट इज कमिंग आउट -60 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ रहा है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज कमिंग आउट -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है आपकी मिरर के फ्रंट में। यहाँ पर ही जो है आपकी कहीं पर इमेज जो है वो बन रही है, इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट में बन रही है, ठीक है। नेगेटिव बन रही है ना, नेगेटिव में है हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है।
तो अगर नेगेटिव में है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज जो है पूछा नहीं है बट इमेज कैसी होगी, द इमेज विल बी रियल। ठीक है, जब भी मिरर में आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो आपकी इमेज जो है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। ठीक है, अगर नेगेटिव है इमेज डिस्टेंस तो इमेज जो है वो रियल बन रही है। अब सेकंड आपको करना है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। ठीक है, आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन क्या होगी मिरर की। तो जो मैग्निफिकेशन होती है मिरर की वो होती है द फॉर्मूला विच वी यूजेस m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, m क्या है, माइनस वी बाई यू है। तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप इज मैग्निफिकेशन। अब v हमारे पास कितना है, -60, और जो u है वो हमारे पास कितना है, -30। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -2। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है आपकी, मैग्निफिकेशन आ रही है -2। तो इमेज हमारी बन रही है रियल। और क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है मतलब इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है मैग्निफाइड। ठीक है, इमेज इज फॉर्म मैग्निफाइड। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, साइन को छोड़ दे हम लोग, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है तो इमेज कैसी बनती है, मैग्निफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हमें मिल रही है रियल और मिल रही है मैग्निफाइड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के फ्रंट में बन रही है। एंड मैग्निफिकेशन इज -2, यानी कि इमेज इज रियल एंड मैग्निफाइड। तो ये सारी चीजें जो है वो हम बता सकते हैं। जरूरी नहीं आपसे यही पूछे, आपसे टाइप ऑफ इमेज भी पूछ सकते थे। ठीक है, जहाँ पे आपको बताना पड़ता कि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, चलिए। नाउ आई होप सबको समझ आया हो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, let's move to question number 2. Again, you have to read the question, pause the video, try yourself, and then come back टू चेक द आंसर। अगर आपका आंसर आ जाता है, आप सॉल्व कर पाते हो, तो आप आकर अपने आंसर को चेक कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस आंसर को करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बट हार नहीं माननी है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन। एक प्रोटॉन है आपके पास। ठीक है, एक हमें जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे रखी है वो क्या दे रखी है, वी हैव अ प्रोटॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। हमें काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं प्रोटॉन की 1 पॉइंट। अच्छा देखो, एक तो नोट करने में गलती नहीं करनी है। ठीक है, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ढंग से नहीं उतारते हैं। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.3384 इंटू 10 raised to power -14 जूल, मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 2 मिली टेस्ला। मिली टेस्ला को यहीं पर हम क्या कर लेंगे, टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे 10 raised to power -3 से मल्टीप्लाई करके, विच इज डायरेक्टेड ईस्टवर्ड्स। तो हम लोग जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द velocity of the particle and the magnetic field, the angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में क्या एंगल है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपका जो है वो एंगल है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। आपको प्रोटॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², एंड दैट इज इक्वल टू 1.3384 इंटू 10 raised to power -14 जूल्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको प्रोटॉन की स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। चलिए जल्दी से ट्राई करिए, कैसे करेंगे, कोशिश करिए सब बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं, हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, द वेलोसिटी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 times द काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, राइट। एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 1.3384 इंटू 10 raised to power -14 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द प्रोटॉन, राइट। अब ये जो मास है प्रोटॉन का, वो क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ प्रोटॉन या तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो Q/m रेशियो दे रखी है। तो जो हमारी Q/m रेशियो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 raised to power 8। तो जो हमारा मास होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन 10 raised to power 8, एंड चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10 raised to power -19 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो मास निकाल सकते हैं प्रोटॉन का, और उसको पुट कर कर जो है वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं हमारी, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 raised to power, you have -19 and -8, that will give you -27। तो अप्रोक्सीमेटली कितना दे रखा है आपको, 1.6 इंटू 10 raised to power -27। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, सब करेंगे साथ साथ, मैम भी कर रही है, जल्दी से साथ साथ सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल मल्टीप्लाई, आपको यहाँ पे मिलेगा 0.4 इंटू 10 raised to power -14 एंड 10 raised to power 27 ऊपर जाएगा, तो 27 - 14 विल बिकम 10 raised to power 13, विच इज 4 इंटू 10 raised to power 12 under root, which will give you approximately 2 इंटू 10 raised to power 6 meters per second. So the velocity of the proton, the speed of the proton is 2 इंटू 10 raised to power 6 meter per second. Please be ready. ये मत सोचना कि हम लोग जो है अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गई तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, नहीं। हमें जो है अपनी कैलकुलेशंस की स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है। कई बारी मैं इसीलिए डिफिकल्ट कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, ताकि आपकी कैलकुलेशंस की जो हैबिट है वो बनी रहे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपको कैलकुलेशंस करने की हैबिट ही नहीं होगी जल्दी जल्दी, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इतना गंदा सा आंसर देख के आप इसको छोड़ दोगे, यहीं पे आगे का जो आपका पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आप खराब कर दोगे, ठीक है। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए आपकी, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। आपको बताना है क्या एक्सेलरेशन है प्रोटॉन की। सो फॉर द सेकेंड पार्ट व्हाट विल डू, लेट्स क्विकली स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। हमें पता है कि जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज गिवन बाय द लॉरेंस फोर्स, विच इज QVB साइन थीटा, एंड जब हम इसको m/a के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। सो Q/m टाइम्स v/b इंटू साइन, और थीटा इस केस में क्या है हमारे पास 90 डिग्री। Q/m की वैल्यू इन द क्वेश्चन इज गिवन टू अस 1.0 इंटू 10 raised to power 8। द वेलोसिटी इज, अभी हमने फाइंड करी है 2 इंटू 10 raised to power 6। अब देखो, अगर आपने वेलोसिटी फाइंड नहीं करी होती तो आप इसका अगला पार्ट भी नहीं कर पाते। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 2 मिली टेस्ला, which is 2 इंटू 10 raised to power -3। when you will solve it you will get 4 into, okay, so 8 plus 6 will give you 14, 14 minus 3 will give you 10 raised to power -11। So the acceleration is coming out, oh sorry, not -11, +11 unit will be meter per second square. Fine. So the acceleration is coming out in this case 4 into 10 raised to power 11 meter per second square. Fine. And this acceleration, okay, so we have calculated. The third part that you have to find is the radius of the path
traced by the proton. So you have to find what will be the radius of the path, which is very easy. रेडियस ऑफ पाथ का फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, किसके इक्वल होता है ये, m इंटू वी डिवाइडेड बाई b इंटू क्यू। ओके, सो वेलोसिटी है हमारे पास 2 into 10 raised to power, ओ सॉरी, वेलोसिटी इज 2 into 10 raised to power 6, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 into 10 raised to power -3। अब यहाँ पे m बाई क्यू है विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द q बाई m, राइट। तो q बाई m में हम लोग यहाँ पे 1/10 raised to power 8 को पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 10 raised to power 6 से कैंसिल करोगे तो 10 raised to power 2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 10 raised to power 2 से यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 10 raised to power -1, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा एंड द यूनिट विल बी मीटर्स। सो द आंसर फॉर द रेडियस ऑफ द पाथ दैट इज कमिंग आउट हाउ मच, 10 meters। So the radius of the path is coming out 10 meters. Fine. एक बार यूनिट्स को अच्छे से देख लेंगे कि कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। क्या हमने यूनिट्स बिल्कुल ठीक पुट करी है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलेशन पार्ट। एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू चेक द आंसर्स, द कैलकुलेशन विच आई हैव डन, ठीक है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को कराना, कैलकुलेशंस करना, उसको तेज करना, एक्यूरेसी के साथ करना, दैट इज योर वर्क, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशंस को आप खुद से करेंगे, कैलकुलेटर से नहीं करेंगे। खुद से कैलकुलेशन करने के बाद मेक इट अ हैबिट दैट यू चेक योर कैलकुलेशंस विद अ कैलकुलेटर एंड सी कि क्या आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत आ रही है, ठीक है। तो मेक इट अ हैबिट टू डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ, फाइन, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3, एक मैंने assertion रीजन का क्वेश्चन इसलिए डाला है बिकॉज मैं इस कॉन्सेप्ट को हल्का सा रिवाइज करवाना चाहती थी, assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जितने ज्यादा हम लोग रिवाइज करेंगे उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। तो assertion देखते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या है। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted photo electrons increases with the increase in the intensity of the incident light, okay। This reason is the photoelectric current depends on the wavelength of the incident light। जो आपका photoelectric current है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, wavelength of the incident light पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप सिखाया था किसी भी assertion reason के क्वेश्चन को करने का, that you have to check क्या आपका assertion true है या false है। अगर आपका assertion true है तो आपका आंसर ए, बी या सी में से कुछ होगा। अगर फॉल्स है तो आपका आंसर पक्का पक्का क्या होने वाला है, डी होने वाला है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर नहीं करा है तो एक जो है, दो वीडियोस आपके लिए एजर्शन रीजनिंग की स्पेशली बनाई थी, जिसके अंदर आपको स्टेप वाइज समझाया हुआ है कि एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बारी उस वीडियो को जरूर देख लेना, अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जरूर ट्राई करो। सो क्या है आपके पास, इसने बोला है कि अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, ठीक है। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर फॉलिंग ऑन द मेटल। आप उन नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटॉन्स अगर आप डाल रहे हो। लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स के नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, बट किस पे डिपेंड करती है मैम, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या है। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर भी दूं, उससे काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैम ये तो एजर्शन ही फॉल्स हो गया। तो आंसर पक्का पक्का क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, आंसर विल बी डी। नाउ दिस इज योर होमवर्क, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि ये जो एजर्शन रीजनिंग के आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें ए, बी, सी और डी ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। इससे आपकी रिवीजन होगी, ठीक है। आपको लिखने की हैबिट, अगर आप एक बार इसको लिख के देख लोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि ये एजर्शन रीजनिंग के ए बी सी ऑप्शन, ए बी सी डी ऑप्शंस में क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक छोटा सा होमवर्क है जो मैम आपको दे रही है।
आपको जल्दी से ये लिख के बताना है कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आपके असर्शन रीजनिंग के। और ये ऑप्शन डी जो आपका आंसर आया है, वो ऑप्शन जो है वो क्या बताता है, ठीक है, ये आपका जो है वो काम, ठीक है। Now, the next question, that is the question number 4, that is the trans. अब ये एक MCQ question है, ठीक है। So I am trying to include all the types of questions in our revision. MCQ भी, assertion reasoning भी, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, डेरिवेशन सब, कॉन्सेप्चुअल घुमा घुमा के मिला मिला के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 90 दिन क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्वियसली हर तरह के क्वेश्चन को कवर करना है। ट्रांजिशन दे रखा है आपको ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामर सीरीज। देखो कॉन्सेप्ट पे हिट कर रहा है क्वेश्चन। बामर सीरीज, बामर सीरीज कौन सी सीरीज होती है? बामर सीरीज से पहले होती है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज होती है जिसके अंदर फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। बामर सीरीज में फाइनल कौन सी ऑर्बिट पे आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट पे आ रहा है। उसकी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, बामर सीरीज की पहली स्पेक्ट्रल लाइन होगी जब वो 3 से 2 पर आ रहा होगा, और सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी जब वो 4 से 2 पर आ रहा होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉरेस्पॉन्ड्स टू, कौन सा आंसर होने वाला है हमारा? द आंसर विल बी Ni = 4 एंड NF = 2, विच इज द ऑप्शन सी। कौन सा आंसर होने वाला है हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं याद होगा ये बामर सीरीज क्या है, कौन सा होता है इसके अंदर NF, ठीक है। इसलिए बार बारी एटम्स चैप्टर के अंदर अपने स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से लर्न करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन, कभी 1 मार्क्स का MCQ, कभी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। स्पेक्ट्रम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मिस कर कर जा ही नहीं सकते। और ये फायदा होता है आपका 90 डेज रिविजन में, कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस बार बार ही पूछे जा रहे हैं, आप समझ जाओगे अच्छा पेपर के लिए मैम ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। करेंगे तो हम सब कुछ, बट जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको पक्का करेंगे, उसमें हमारी जो है कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 10 विच आई ऑलवेज गिव यू इज, क्या लिख दिया मैंने, ये रिविजन लिख रही थी मैं शायद, रुक जाओ। विच आई गिव यू द डेरिवेशन क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका डेरिवेशन क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। डेरिवेशन आ रखी है आपकी इसके अंदर, जनरली जो डेरिवेशन आती है वो आती है आपकी LCR सर्किट्स की। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ LCR सर्किट्स की ही आए, ठीक है। आपकी जो है ओनली रेजिस्टर भी आ सकती है, ओनली कैपेसिटर भी आ सकती है, ओनली इंडक्टर भी आ सकती है, RC आ सकती है, R एंड L आ सकती है, एंड LCR तो आपकी आ ही सकती है, ठीक है। और L और C में से आपका आ सकता है LC ऑसिलेशन का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो मोटी मोटी जो है डेरिवेशंस है जो हमें करनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डेरिवेशन इज, आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करा है, तो कौन सा आ गया? ये वाली डेरिवेशन आ गई मैम, रेजिस्टर और कैपेसिटर की, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आ सकती है, ये सारी डेरिवेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है और वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट करा है और उसके अबाउट एक AC सोर्स लगाया है, V = VM sin ωt। आपको उस सर्किट का इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है, उस सर्किट का Z बताना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू डू दिस। आई नो आपने जो है ये जरूर डेरिवेशन जो है अपने नोट्स में लिखी होगी, ठीक है। अगर आपके पास ये डेरिवेशन है तो वहां से इस डेरिवेशन को रिवाइज करके, लर्न करके आज ही 3 बारी लिख के देख लो। ये डेरिवेशन आपको पक्का हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलोगे इस डेरिवेशन को, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज, व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट, ठीक है। तो एक इंडक्टर जो है वो सर्किट में कंडक्टर की तरह कब काम करता है? यू हैव टू गिव रीजन फॉर इट। तो सेकेंड पार्ट का हिंट मैं आपको ये दे रही हूं कि जो आपका XL है, राइट, जो आपकी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस आपकी होती है एल इंटू ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ। फाइन। तो एक एलिमेंट कंडक्टर की तरह तब काम करता है जब उसकी रिएक्टेंस क्या होती है, जब उसकी रिएक्टेंस होती है जीरो। रिएक्टेंस मतलब वो करंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब किस केस में एल तो आपका जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ क्या जीरो हो सकता है, फ्रीक्वेंसी जीरो हो सकती है। तो जब आपकी एफ इज इक्वल टू जीरो होगी तो आपकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और रिएक्टेंस जीरो जीरो होने पे इंडक्टर कैसे बिहेव करने लगेगा, इंडक्टर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो होने का मतलब सर, तो हमारा करंट कैसा है, द करंट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो इंडक्टर ऑफर्स नो रिएक्टेंस टू द डायरेक्ट करंट, ठीक है। और जब डायरेक्ट करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर कैसे बिहेव करने लगता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ द होमवर्क, फर्स्ट पार्ट तो आपकी डेरिवेशन है जो आपको करनी है। सेकेंड पार्ट जो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, इन द कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर लिख के दिखाओगे सेकंड पार्ट का, कि आप इसको पेपर में अगर लिखो इस सेकंड पार्ट को, व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट्स एज अ कंडक्टर इन अ सर्किट, तो आप कैसे उस आंसर को स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपके आंसर की स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, फिर मैथमेटिकल स्टेप्स क्या होंगे एंड फाइनल लाइन क्या होगी। जैसे आप अपने सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड के 2025 के एग्जाम में आंसर को अटेम्प्ट करोगे, उसी तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो आप लिख के दिखाओगे, ताकि मैं ये जज कर सकूं कि क्या आप आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप आंसर्स को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका जो आंसर है वो कैसा है। अगर आप नहीं कर पा रहे होगे, अगर मेरे को लगेगा कि आपके लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसके अंदर मैं एक आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि हाफ मार्क्स भी आपका किसी भी क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो डिडक्ट ना कर पाए। जो आपका चेक करेगा पेपर वो कहेगा कि अरे वाह, ये होता है पेपर जो डिजर्व करता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना, अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर मैं देखना चाहती हूँ कि आपका क्या लेवल है अभी, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी क्या आपके आंसर में कमी है। अगर आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। तो आई होप सब जो है वो ये होमवर्क क्वेश्चन को करेंगे। एंड आई होप सबको आज की वीडियो में मजा आया हो, है ना। तो जिस जिस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 चाहिए फिजिक्स में अपने सीबीएसई बोर्ड 2025 के एग्जाम में, अभी भी है टाइम। फॉलो द 90 डेज रिविजन। अगर आप डे वन से फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अगर आप एक दिन में दो दो वीडियोस भी देखोगे, आप इजीली जो है इस रिविजन को कैचअप कर पाओगे। अगर आपने लेट भी ज्वाइन करा है, अगर आपको लग रहा है आपसे पहले की वीडियोस नहीं होंगी, कोई बात नहीं, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, कंटिन्यू फ्रॉम नाउ, बी कंसिस्टेंट। सिर्फ आपसे मैंने दो तीन चीजें मांगी है। एक मैंने आपसे मांगी है कंसिस्टेंसी, एक मैंने आपसे मांगी है आपका हार्ड वर्क, ठीक है। और एक मैंने आपसे मांगा है पीरियोडिक रिविजन। ये तीन चीजें आपके कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगी कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आने जो है वो डेफिनेटली आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि आफ्टर दिस 90 डेज रिविजन जब आप एग्जाम दे के आओ, तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेजेस करके मुझे परेशान कर दो कि मैम मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि आप देखना मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, आधा नंबर भी कटने का स्कोप जो है वो मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे इस रिविजन शेड्यूल को फॉलो करें, उन सबके फुल मार्क्स आए आपके एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो। अगर आपको लग रहा है देयर इज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, देन कमेंट कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी।
क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अकेले अकेले करना है। जब भी हम अकेले कोई गोल सेट करते हैं, बहुत सेटबैक्स आते हैं, बट जब हम लोग ग्रुप के साथ एक गोल सेट करते हैं, तो अगर आप एक वीडियो अगर आप नहीं देख पाओगे, आपका दोस्त देख लेगा, यू विल गेट मोटिवेटेड कि नहीं यार, मुझे भी जो है वो क्या करना है, मुझे भी जो है वो रिविजन शेड्यूल को फॉलो करना ही करना है। टू शेयर योर गोल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड प्रेस द बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि अच्छा मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया, अभी के अभी रिविजन कर लेते हैं, अभी के अभी वीडियो देख लेते हैं। वरना लास्ट में क्या होगा, कुछ बिजी हो जाएंगे, कहीं फंस जाएंगे, फिर रह जाएगा, फिर शेड्यूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और बस, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। I'll see you in the next video. Bye bye till then. Keep studying, keep working hard. All the best to you all.